दोस्तों नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वन मोर लाइव सेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो शाम के 9 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं एक बार फिर से आपके बीच। और आज इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये एक और महत्वपूर्ण लेसन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो आपको प्रीमियर दी जाती है क्योंकि आपको पता है कि शाम में नेट की स्थिति बहुत गंभीर है। तो इसलिए आपको कहीं पर भी कोई भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए ये प्रीमियर चल रहा है और हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं। तो आज एक बार फिर से रात के 9 बजे ये सीरीज में हम जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 लेसन का ये एक बैच है, फ्री बैच है, जो आप लोगों को इन्वायरमेंटल स्टडीज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करवाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके पहले के वीडियोस को भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे एक्सक्लूसिव क्लासेस के लिए इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस से जुड़ने के लिए मेरा रेफरल कोड हिमांशु लाइव है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और दोस्तों, आने वाली जो हमारी प्रैक्टिस सेट बुक है उसको लेकर काफ़ी जो है मतलब मोस्ट अवेटेड बुक है बाय द वे, और ताकि जो कि आपकी आने वाली जो तैयारी है एग्जाम की वो बेहतरीन हो जाए। और एक लास्ट मोमेंट पे, जबकि लॉकडाउन में काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पर आप एकदम एक बढ़िया तैयारी कर लें, उसके लिए वो जल्द से जल्द जो है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो आएगी और आप लोग लीजिएगा। यहाँ पर लॉकडाउन एमसीक्यू सीरीज जो है, इसके ईवीएस सेक्शन में हम आज फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। शर्त यही है कि क्वेश्चंस जैसे ही आपके सामने आएंगे, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही आपको आंसर करना। मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूं। जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने में आएंगे वैसे ही आंसर करना है देख के, क्योंकि मैं आंसर तो आपको बताऊंगा ही, हालांकि पहले वाला आंसर आपको दिख गया, एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, लेकिन आंसर करते समय आपको कंप्लीटली ये ध्यान रखना है कि आप पहले करें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखें जब हम बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लाइक माइंडेड मेगा डिवाइसर्स कंट्रीज में सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए सब लोग। लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स, लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज में सदस्यों की संख्या कितनी है? लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज। ओके, अलग अलग प्रकार के जो कुछ ये अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की ये आपकी समूह है, तो उसके अंतर्गत बताना है 10, 15, 17, 25। बेसिकली कितने कंट्रीज इसमें है वो आपको यहां पर बताना है, कितने राष्ट्र इसमें शामिल हैं। लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज। चलिए 10, 15, 17, 25, तो इसका आंसर है 17। हम आपको बताएंगे भी। तो ये जो बेसिकली LMMC है, ठीक है, LMMC, थोड़ा यहां पर आप देख लीजिए, LMMC लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज। इंग्लिश में लिखने पे कुछ कुछ वर्ड ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो LMMC जो है, इसमें सदस्यों की संख्या आपको पूछा है, तो सदस्यों की संख्या 17 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, 17 है। और ये बेसिकली क्या है कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता संपन्न देश इसमें आते हैं। कुल 17 इसमें कंट्रीज हैं। और उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें आपका सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, और उसके बाद आपका कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक्वाडोर, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला। तो ये टोटल 17 कंट्रीज हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। सारा डिटेल में ऐप पर अपडेट कर दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। बशर्ते आपको ये ध्यान रखे रहे कि 17 कंट्रीज में आते हैं LMMC में। बेसिकली इसमें जो किस प्रकार के देश आते हैं, जो जैव विविधता संपन्न हैं, उस प्रकार के देश इसमें आते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहां पर आपका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, देखिए सब लोग। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, या नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान? बताइए।
सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? राइट, आई थिंक ये एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, ये नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य है, जो मेरे यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ हैदराबाद से, यहाँ से बहुत नज़दीक है श्रीशैलम। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताया था। नागार्जुन सागर बांध भी इसको बोलते हैं, नागार्जुन श्रीशैलम डैम भी बोलते हैं। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं वहाँ के श्रीशैलम। तो नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य बेसिकली आपका इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर का सबसे बड़ा जो संरक्षण अभ्यारण्य है वो नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य के अंतर्गत ही है। ओके, थोड़ा सा यहां पर आप डिटेल भी देख लीजिए। जो नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पहले बेसिकली आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही था, तो अभी ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बॉर्डर का एरिया है। यह 5 जिले नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर, इन जिलों में यह फैला हुआ है। इन सभी जिलों का आपने नाम भी सुना होगा, ये बहुत ही पॉपुलर नाम है यहाँ साउथ इंडिया का। तो इन सभी जिलों में ये फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिजर्व है। ओके, अगला क्वेश्चन। चलिए, कोई भी चीटिंग नहीं, ध्यान से आंसर करेंगे, क्योंकि मेरे से चीटिंग नहीं करेंगे। अगर आप आंसर देख लेंगे तो खुद से ही चीटिंग करेंगे। इसलिए देखिए, पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? राइट, पारिस्थितिक तंत्र की आप परिचय आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिया है। पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? 1982, 81, 85 या 80? एवरीबॉडी बताएंगे सब लोग? जी बिल्कुल, 1982 इज द करेक्ट आंसर। कई लोगों ने यहां पर जो है, मुझे उम्मीद है कि इसमें करेक्ट आंसर दिया ही होगा। 1982 इज द करेक्ट आंसर। पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन 1982 में हुआ। आप में से बहुत लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा। 1982 में पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन सब में ये कौन सा चीज है जो कॉमन पाया जाता है? कीचड़दार क्षेत्र, मूंगा चट्टान, सदाबहार वनस्पति या इनमें से कोई नहीं? बताइए। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन सब में कौन सा ये पाया जाता है? कीचड़दार क्षेत्र, मूंगा चट्टान, सदाबहार वनस्पति या इनमें से कोई नहीं? तो इसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो मूंगा चट्टान करेक्ट आंसर होता है, और मूंगा चट्टान इन तीनों जगह पर कॉमनली पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपका है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, ए बी सी डी, चलिए 4 ऑप्शन तो है ही यहां पर, आपको बताना है कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है। चंद्रताल आर्द्र भूमि जो कि हिमाचल प्रदेश में है, क्या ये सही नहीं है? या पगोंग जार जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये सही नहीं है? पिछोला झील जो राजस्थान में है, क्या ये सही नहीं है? या कोल्लेरू आर्द्र भूमि जो कि कर्नाटका में है, ये सही नहीं है? कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पर करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है जल्दी एवरीबॉडी। तो अगर आप मिलान की बात करते हैं तो इसमें जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है कर्नाटका वाला, ठीक है, ये आपका जो है कोल्लेरू आर्द्र भूमि, ये कर्नाटका में नहीं, ये आंध्रा में, जो कि पहले मतलब वही जो आंध्रा तेलंगाना मिला हुआ था, ये हमारे एरिया की बात है। कोल्लेरू आर्द्र भूमि कर्नाटका में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसलिए जो है चौथा विकल्प गलत है, क्योंकि अगर कोल्लेरू में आपको आंध्रा लिखा रहता तो ठीक था। ओके, और एक चीज ध्यान देना है, आगे हम आपको आगे भी अलग अलग जगह पे क्वेश्चंस देंगे, ऐप पर भी देंगे। कई चीजें हुई जो राज्य बंटने के बाद बदल गई, चाहे वो बिहार झारखंड में हो, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ में हो। तो कई बार जहां जहां पर कि राज्य चेंज, मतलब नए नए राज्य बने हैं, तो वो चीजें उस राज्य से निकल के नए राज्य मतलब के अंदर हो गई ना वो। उसी प्रकार से तेलंगाना और हैदराबाद है, तेलंगाना और आंध्रा है। तो अगर आपने पहले के बचपन में कुछ चीजें याद की हुई थी
तो आपको वो रिन्यू करना पड़ेगा कि वो चीजें वहीं रही है या उससे जो राज्य अलग हुई है उसके अंदर थी। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो अब जैसे कि कोल्लरू है, ये जो है आंध्र प्रदेश में है, इसलिए चौथा विकल्प गलत है, बाकी तीन आपका बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्रभूमि, जम्मू कश्मीर में पगोंग जार, राजस्थान में पिछोला झील। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? कमेंट में सब लोग बताइए, ठीक है? आपके कमेंट को कंप्लीटली ऑब्जर्व किया जा रहा है एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारत में स्थानिक पौधे की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, भारत में स्थानिक पौधे, जो स्थानीय पौधे हैं, उसकी प्रजाति सबसे अधिक कहां पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, गंगा का मैदान या पश्चिमी घाट या पश्चिम घाट? बताएंगे सब लोग। स्थानिक पौधे की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? हिमालय, मालाबार, गंगा का मैदान, पश्चिम घाट? जी हां, तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमालय का क्षेत्र। हिमालय का जो एरिया है, हिमालय के एरिया में भारत में सबसे ज्यादा स्थानिक पौधे पाई जाती है, इसलिए आपका हिमालय का क्षेत्र यानी कि जो ए ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि सब लोग करेक्ट आंसर देंगे और देना भी चाहिए, क्वेश्चन ऐसा है भी। पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? बता सकते हैं आप लोग? पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? जेनेवा सम्मेलन, ब्राजीलिया सम्मेलन, रियो सम्मेलन या विश्व सम्मेलन? बताइए फटाफट एवरीबॉडी। पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? चलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम जो है रियो सम्मेलन है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कुछ बात है जो यहां पर आपको जानना चाहिए। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो दी जेनेरियो में, यहां से ध्यान से देख लीजिए, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। इस कारण से इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, उस जगह के नाम के कारण, रियो डी जेनेरियो के नाम के कारण इसको रियो सम्मेलन भी हम लोग बोलते हैं। ओके, पृथ्वी सम्मेलन इसलिए रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें ऑप्शन नीचे है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे पहला ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे पहला ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह, ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? राइट, आईसीईसैट या जैसन 1 या इबुकी या एनओपीएस? बताइए क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह, ऑप्शन क्या है? आईसीईसैट या नीचे देखिए जैसन 1 या उसके बाद है इबुकी या सबसे लास्ट में आपका है एनपीओएस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है इबुकी। सबसे पहला ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह इबुकी है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये याद करने वाली चीजें हैं। अगला क्वेश्चन एवरीबॉडी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल, सुना हुआ नाम होगा आपका। निम्नलिखित में से भारत सरकार, ये सरकार नहीं सरोकार है, मतलब सरकार है, सौ को आकर रो, पता ही आप लोगों को, भारत सरकार कि कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? राइट, क्योटो प्रोटोकॉल आप लोग समझते हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल के विकास तंत्र के अंतर्गत, स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत कौन सी परियोजनाएं, कौन सी योजनाएं आती हैं? नेशनल सोलर मिशन, बचत लैंप योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन या
अक्षय प्रकाश योजना, लास्ट वाला। क्योटो प्रोटोकॉल की आपसे बात की जा रही है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या आते हैं, उसके स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? तो दोस्तों ये आपका जो बचत लैंप योजना है बी ऑप्शन में, वो करेक्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो बचत लैंप योजना एक तरीके की योजना है जो कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, और इसके अंतर्गत लोगों को कम कीमत पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं। अगर आपको ये याद हो, अगर आपको ये पता हो, तो आप लोगों ने भी लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने भी लिया होगा। कम कीमत पर एलईडी दिया जाता है, बिजली ऑफिस से मिलता था, अलग अलग जगह से भी मिलता था, अभी भी मिलता है। तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, यहाँ पर कम कीमत पर लोगों को जो है यहाँ पर बल्ब दिया जाता है। ये क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ तंत्र या स्वच्छता तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके, बचत लैंप योजना हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे LULUCF सबसे निकट है? कृषि पर्यावरण संरक्षण, GHG उत्सर्जन नियंत्रण, या कार्बन ट्रेड? राइट, किससे LULUCF सबसे निकट से संबंधित है, किससे सबसे क्लोजली रिलेटेड है? कृषि इससे रिलेटेड है, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, GHG उत्सर्जन नियंत्रण से रिलेटेड है, या कार्बन ट्रेंड से रिलेटेड है? ओके, तो यहां पर क्या है कि जो GHG उत्सर्जन नियंत्रण है ये इससे संबंधित है, GHG उत्सर्जन नियंत्रण। और क्या है कि कई बार आपको इसमें बस जो वर्ड है ना, उस वर्ड को ही समझना आपके लिए क्वेश्चन का आंसर बन जाना होता है, इसलिए यहां पर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। LULUCF लैंड यूज चेंजेस या चेंज एंड फॉरेस्ट्री, क्या हो गया? लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, ये है आपका LULUCF या LULUCF। ओके, इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है, राइट, जो कि यहां पर आपको ऑप्शन में है GHG, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रण। ओके, तो इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में सम्मेलन कहां पर हुआ था? कुछ चीजें करंट अफेयर से भी आती हैं, इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। अच्छा, अभी कोरोना से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो भी मैं एक सेपरेट क्लास करके बताऊंगा। कोरोना पर भी इस बार क्वेश्चंस आएंगे। जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में सम्मेलन कहां हुआ था? पेरिस, बर्लिन, मैड्रिड या लंदन? बताइए। नवंबर 2015 में सम्मेलन कहां पर हुआ था? पेरिस, बर्लिन, मैड्रिड या लंदन? ओके, तो यहां पर आपका पेरिस इज द करेक्ट आंसर। तो जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में जो सम्मेलन है वो पेरिस में हुआ था, और इसमें अनेक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे थे। तो 2015 में पेरिस में यह सम्मेलन हुआ था। अलग अलग राज्य के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो इस देश में, मतलब उस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन आकलन INCCA के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या क्या है? ठीक है, देखिए आप एक बार ध्यान से क्लास को देखिए, मटेरियल तो आपको दिया ही जाएगा ऐप पर,
जिनके पास अपना एंड्रॉयड ऐप नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए, बिल्कुल फ्री ऐप है, आराम से मस्त होकर पढ़ाई करिए सारे सब्जेक्ट की। तो जलवायु परिवर्तन आकलन के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या कितनी है? 79, 100, 120 या 127? बताएंगे सब लोग। ठीक है, जलवायु परिवर्तन आकलन जो है उसमें भारतीय नेटवर्क में कितने संस्थान हैं? तो इस संदर्भ में टोटल 127 संस्थान है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन आकलन जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, उसके लिए भारतीय नेटवर्क में टोटल 127 है। ठीक है, टोटल 127 है। और कई चीजें, चूंकि सब कुछ मैं यहाँ पर लिख के दिखा भी नहीं सकता हूं, तो कहीं पर भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंफ्यूजन भी रह गई तो उसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक एक्स्ट्रा हिंट दे रहा हूं कि हम तो यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली बता ही रहे हैं। इसके बाद अगर कोई चीज का मतलब बाद में आपको मतलब नहीं समझ आ रहा है, आपको देख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है नहीं है, तो आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं और आपको वो मिलेगा, बशर्ते कि आपके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मैंने भी अपने लास्ट क्लास में देखा था, कभी भी कुछ होता है तो मैं एकदम तुरंत सर्च करता हूँ, समझता हूँ, तो ये आपके नॉलेज को और आगे बढ़ाती है। कई नई चीजें भी जुड़ती है कई चीजों से, तो उससे आप बिल्कुल रहते हैं। और आप एक टीचर बनने वाले हैं, ये गुण बहुत जरूरी है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर और सीखने की कोशिश करें उसी टॉपिक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा UNFCCC के लिए गैर अनुबंध पार्टी नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या रूस? गैर अनुबंध पार्टी कौन सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो गैर अनुबंध पार्टी नहीं है UNFCCC के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर आपको पूछता है, हाँ, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन से ज्यादा मुझे यह ध्यान रखना पड़ता है कि ऑप्शन न दिख जाए, तो क्योंकि तो भारत में स्थित कौन सी विश्व धरोहर दो राज्यों के स्वामित्व में है? तो एक ऐसी कोई विश्व धरोहर है भारत में जो कि दो राज्यों के बीच पड़ती है, तो ये आप लोगों को बताना है, सभी लोग बताएंगे। फूलों के राष्ट्रीय उद्यान की घाटी, भारत की पहाड़ी रेलवे, कालका शिमला रेलवे या सुंदरवन नेशनल पार्क? ऐसी कोई विश्व धरोहर है जो दो अलग अलग राज्यों में है, मतलब दो राज्यों में, मतलब क्या कि दो राज्यों का उस पर अधिकार चलता है, ऐसा बोल सकते हैं। बताएंगे सब लोग। तो कालका शिमला रेलवे, ठीक है, कालका शिमला रेलवे की जब भी हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका दो अलग अलग राज्यों के स्वामित्व में है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कालका शिमला रेलवे बेसिकली जो है कालका और शिमला के बीच स्थित एक अनोखी रेलवे लाइन है। इसकी स्थापना 1896 में हुई थी। इसे 24 जुलाई 2008 को विश्व का धरोहर घोषित किया गया। इसमें प्रतिदिन 1500 यात्री जो है वो यात्रा करते हैं। 1500 यात्री इसमें यात्रा करते हैं और इसे विश्व का धरोहर घोषित किया गया। ये कालका और शिमला के बीच एक अनोखी रेलवे लाइन है जो कि दोनों राज्यों के स्वामित्व में है और इसकी स्थापना 1896 में ही हुई थी। 24 जुलाई 2008 को, याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कालका शिमला रेलवे को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो 24 जुलाई 2008 को। इसकी स्थापना कब हुई? 1896 को। ओके, तो इसमें प्रतिदिन करीबन 1500 यात्री यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज का प्रश्न आपने देखा, एक बार फिर से अलग अलग टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। एक बार आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। आप जरूर बताइएगा कि आपने जितने भी अपडेट ऐप पर आपको दिए गए हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारी डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के नीचे यहां पर लिंक में दी हुई है, वहां से आप देखिए। सारे लिंक आपको वहां पर दी हुई है, चाहे वो मेरे क्लास का हो, सूरज सर के क्लास का हो प्लेलिस्ट का, या जो भी मेरी CDP की क्लास आती है उसके प्लेलिस्ट का, या जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको यहाँ पर दी हुई है, चाहे नोट्स, बुक या जितना भी है
अपना ई बुक और प्ले स्टोर ऐप, सब कुछ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में ध्यान से देखिए और जितना भी फायदा आपको दिया जा रहा है उन सभी को उठाइए। हम मिलेंगे नए वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें और दोस्तों सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ाई करते चलिए। ज़्यादा लॉकडाउन की चिंता मत करिए, अपने आप में मस्त रहिए। हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।